हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बीपीएससी 131 का सेक्शन 2.2 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 2.3 पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2.3 स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो अब हम जो है इसका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसको पढ़ेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। वी फर्स्ट डिटरमाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे किसी भी वेक्टर के लिए। तो इसके अब सब सेक्शन पे आते हैं 2.3.1 पे। स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट को उनके कंपोनेंट फॉर्म में हम अब पढ़ेंगे। कंसीडर टू वेक्टर्स इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन बाय। तो ये बोल रहा है कि दो वेक्टर हमें ये कंसीडर कर लिया हमने कि दो वेक्टर 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्रकार से दिए गए हैं, जो कि है a इज इक्वल टू में ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये दिखा रखे हैं। इसके बाद में हमने मान लिया कि वेक्टर बी जो है वो हमें दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप के द्वारा। इस तरीके से हमें ये दिखा रखा है। वी कैन ऑब्टेन देयर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स एज फॉलोज। तो हम उसका जो स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है उसको हम इस प्रकार से उसके कंपोनेंट फॉर्म में इस प्रकार से यहाँ पे जिस तरह से दे रखा है इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट इनका करेंगे तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा कि ए एक्स आई कैप है तो ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसके पूरे के साथ में, यानी कि बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, इनसे ये इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। उसके बाद में सम में आ रहा है ए वाई जे कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ में पूरे के साथ में। और इसी तरीके से ए जेड के कैप है, इसका भी इसके साथ में पूरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम इसके साथ में तो हमें पता चलेगा कि जैसे कि बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप ये मिल जाएगा एक, प्लस में ए वाई बी वाई आई कैप जे कैप, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो ये आ रहा है आई कैप जे कैप हो गया। इसके बाद में ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप। इसी तरीके से ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट जे कैप। इसी तरीके से यहाँ पे ये इसको पूरा कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशंस 1.11 सी एंड बी, यानी कि हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी यूनिट 1 में, वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself is equal to the square of its magnitude and the scalar product of two vectors perpendicular to each other is zero। ये हमने अपने जो यूनिट 1 में उसमें पढ़ा था कि अगर कोई से भी दो स्केलर प्रोडक्ट हो, यानी कि दो वेक्टर्स हो जिनका हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो अगर वो सिमिलर हो यानी कि सेम हो तो उसका जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और अगर वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो उसका वेक्टर जो आएगा यानी कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारा जीरो आ जाएगा। देयरफॉर वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा कि ये यहाँ पे देखेंगे आई कैप डॉट आई कैप जो है इनकी वैल्यू 1 होती है। तो और इसी तरीके से 1 आएगी इसकी वैल्यू, और जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 आएगी और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि आई कैप की वैल्यू जो है वो 1 आती है क्योंकि यूनिट जो है ये यूनिट वेक्टर होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बाकियों का देखें जैसे कि है आई कैप डॉट जे कैप या फिर बाकी सारे जो भी है इनकी वैल्यू हमारे जीरो आएगी क्योंकि ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो रिजल्टेंट यानी कि एकदम फाइनल आंसर आ जाएगा यूजिंग द रिजल्ट्स इक्वेशन 2.16 सी एंड 2.16 बी। इन दोनों का यानी कि रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या मिलेगा कि हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो इक्वल टू आ रहा है ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड बी जेड के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट उसके वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में किस तरीके से हम दिखा सकते हैं किसी भी दो वेक्टर का। इसके बाद में हम रिकैप करते हैं कि हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इन कंपोनेंट फॉर्म्स में। The scalar product or dot product of two vectors a is equal to में a x I cap a y j cap a z k cap and b is equal to में b x I cap b y j cap plus में b z k cap is the sum of the product of the corresponding components of the two vector a and b। तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का, जो कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हो गया ए डॉट बी जो है वो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट यानी कि ए जो है यानी कि ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, दोनों का एक्स कंपोनेंट, ए का बी एक्स कंपोनेंट और बी का भी एक्स कंपोनेंट उसका प्रोडक्ट, प्लस में दोनों का वाई कंपोनेंट उसका प्रोडक्ट, और प्लस में फिर ए यानी कि जेड कंपोनेंट जो है दोनों का उसका प्रोडक्ट। तो इसका अगर हम सम कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू में ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप इज इक्वल टू में बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप इज ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू में ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि हमने यहाँ पे तो ये 3D में दिखाया, इसी तरीके से हम 2D में भी ये दिखा सकते हैं और हमारा आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा जो कि इसके सिमिलर है। बस यहाँ पे 2D में दिखा रखा तो जेड कंपोनेंट जो है यानी कि जेड एक्सिस का यहाँ पे बात नहीं हुई है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन यूनिट 1 दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू में F डॉट D।
तो ये बोल रहा है कि यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ पे। लेट अस वर्क आउट एन एग्जांपल यूजिंग इक्वेशन 2.11 ए, सॉरी 17 2.17 ए। तो इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हुए एक एग्जांपल अभी करेंगे, जो कि है हमारा एग्जांपल नंबर 2.2 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसके बारे में आपका प्रैक्टिस करेंगे अब। डिटरमाइन द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस, यानी कि हमें एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है दिस पॉइंट से दिस पॉइंट पे, तो उसको मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा वो हमें फाइंड करना है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू में दिस इज एग्जिस्टेड ऑन इट। तो ये बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स लगा वो यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय इक्वेशन 2.15 बी एज। तो ये बोल रहा है कि अगर हम ये फॉर्मूला जो है इक्वेशन हमारी 2.15 बी उसका इस्तेमाल करें तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा आर, जो कि हो जाएगा इनका डिफरेंस। तो हमारा हो जाएगा वो 3 मीटर आई कैप प्लस में -1 मीटर के कैप। ये हमारा ऑप्टिमम, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स इज, तो वर्क डन क्या होगा फोर्स के द्वारा जो होगा वर्क डन वो हो जाएगा W इज इक्वल टू में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू में 6 जूल माइनस में 3 जूल, जो कि आ जाएगा आंसर हमारा 3 जूल। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। तो ये क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है स्केलर आएगा, तो वर्क डन यहाँ पे स्केलर है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट जो यूनिट वेक्टर जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया है। You may now like to apply equation 2.17a work out SAQ3। तो ये बोल रहा है कि आपने जो ये इक्वेशन अभी 2.17a पढ़ी है, अब आप इसको अप्लाई करने के लिए जागरूक हो गए, यानी कि इच्छुक होंगे, तो इसलिए आप जो है SAQ3 को कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको SAQ3 को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम SAQ3 पे आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। तो ये हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है उसकी कंपोनेंट फॉर्म में किसी भी वेक्टर की। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उस पे आते हैं। डिटरमाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स a इज इक्वल टू में दिस एंड b इज इक्वल टू में दिस। तो हमें इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और इसके बाद में हमें जो एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में उसको भी निकालना है कि वो एंगल क्या है। तो चलिए अब हम SAQ3 के ए पार्ट के आंसर पे आते हैं। We use equation 2.17a to determine the scalar product of two vectors and equation 1.11d to find the angle between the vectors। तो हम ये दोनों इक्वेशन का अब इस्तेमाल करेंगे। वी आर गिवन, तो हमें ये दे रखा है कि ए की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू दे रखी है, ए वाई की वैल्यू दे रखी है और ए जेड की वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से हमें बी एक्स बी वाई और बी जेड की वैल्यूज भी दे रखी है। अब हम इसका जो है डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो होती है उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट करना होता है और बाकी के साथ में सम करना होता है सेम टू सेम। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जो है उनका प्रोडक्ट कर देंगे, 3 इंटू में 1 3 आएगा। इसी तरीके से हम वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि 2 इंटू में 1 2 आएगा। इसी तरीके से जेड कंपोनेंट का कर देंगे, इधर आएगा -2। तो हमारा जो रिजल्ट जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 3। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स आर, तो ये इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, वो आ जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू में √3 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में -1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर 14 √14। इसी तरीके से बी का अगर मैग्नीट्यूड होगा तो उसको निकालेंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6। अब ये मैग्नीट्यूड हमें क्यों चाहिए, ये हमें मैग्नीट्यूड इसलिए चाहिए ताकि हम जो है इसका ये आंसर निकाल पाए, यानी कि हम जो है इसका एंगल निकाल पाए। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी किस तरीके से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि थीटा जो होता है वो होता है कोस इनवर्स उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो कोस इनवर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें पता चल गया कि 3 है। अब इसके मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा √84। तो 3 अपॉन में √84 जो है वो हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स 3 अपॉन में √84, ये हमारा हो जाएगा थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो चलिए अब हम SAQ3 के बी पार्ट पे आते हैं। ऑब्टेन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू में 2i माइनस में 4j प्लस में 3k कैप ऑन द वेक्टर बी इज इक्वल टू में i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। तो हमें वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर बी के ऊपर। तो चलिए अब हम SAQ3 के बी पार्ट के आंसर पे आते हैं। We use equation 1.11g to write the projection of vector A on vector B। तो हम जो है इक्वेशन 1.11g जो कि हमने फर्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट 1 में की थी, उस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा कि हमारा डॉट प्रोडक्ट अपॉन में जो भी जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे उससे। तो हमें बी के ऊपर निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 -15। और इसी तरीके से अगर हम जब इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा √14। तो हमारा जो प्रोजेक्शन जो हो जाएगी वेक्टर ए की वो हो जाएगी हमारी -15 अपॉन में √14। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म्स। तो अभी तो हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी यहाँ पे, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, उसको कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट को निकाला जाता है। तो बात है सब सेक्शन 2.3.2 पे वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म्स में।
लेट अस कंसिडर द वेक्टर्स गिवन बाय इक्वेशन 2.16a। तो 2.16a में जो हमें वेक्टर दे रखे थे उनको हम दोबारा कंसिडर करेंगे। वी कैन राइट द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b ऑफ दिस वेक्टर्स, दिस टू वेक्टर्स, वेक्टर a इज इक्वल टू में दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल टू में दिस एस। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर आपको जो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर और वेक्टर बी दे रखे हैं, वो ये है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि जैसे जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट जो है इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट भी इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे कि ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, इसके साथ में इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। इसके बाद में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। इसी तरीके से ए वाई जे कैप के साथ में भी होगा और ए जेड के कैप के साथ में भी होगा। अब जब इसका और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको अंदर की ओर, तो हमारा हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, ए वाई बी वाई, सॉरी ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, और इसी तरीके से बाकी सारे भी सिमिलरली हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि डॉट प्रोडक्ट की तरह इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमने यूनिट 1 में अपनी पढ़ी थी कि सिंस द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, वी हैव आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू में जीरो वेक्टर। तो ये बोल रहा है कि आपको ये पता होगा कि कोई सा भी वेक्टर अगर उसका खुद के साथ में अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे जीरो वेक्टर मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भी ये आई कैप के साथ में जो भी वैल्यूज होगी उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसके बाद में जो बाकी बची हुई वैल्यू है उनकी वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर -1 आएगी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इक्वेशन 1.15d इन यूनिट 1 वी हैव, तो हमें क्या मिला था उसके द्वारा कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू में होता है आई कैप का मैग्नीट्यूड प्लस में जे कैप का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 हो जाएगा ये, और साइन 90 एन कैप। तो ये साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। पर जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, माइनस हो जाएगी। तो उस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके हमें लिखना होता है। हियर फ्रॉम द राइट हैंड रूल एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप। तो जो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से एन कैप जो होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि इनकी डायरेक्शन यानी कि आई कैप और जे कैप की डायरेक्शन के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। But you know that a unit vector perpendicular to both i cap and j cap in the right hand Cartesian coordinate system is k cap। तो हमें पता है कि ये जो है इनके अगर परपेंडिकुलर है तो k cap होगा, जो कि हम फिगर 2.2a में भी देख सकते हैं। Thus the vector n cap is just the vector k cap। तो n cap को आप कह सकते हैं कि जो है ये n cap ये k cap हो सकता है। Also since the vector product is not commutative, तो वही बोल रहा है कि क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो जे कैप क्रॉस आई कैप जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि जे कैप क्रॉस आई कैप जो है वो माइनस हो गया, और इसी तरीके से माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो भी माइनस के ही आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसको अगर आई जे के यानी कि इस फॉर्मेट में हो रहा है वो, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर इसी फॉर्मेट को अगर हम अपोजिट कर दें तो हमारा जो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट वो नेगेटिव का वैल्यू देगा हमें। तो इस तरीके से हम जो है इनको निकाल सकते हैं। अब जब इनकी वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2.19a टू ई में, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू, जो कि हो जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू में ए एक्स बी एक्स जीरो वेक्टर प्लस में ए एक्स बी वाई के कैप ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप। इसी तरीके से सारी वैल्यूज हमें आ जाएगी। अब जब हम इसको कलेक्टिवली लिखेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू में ए वाई बी जेड माइनस में ए जेड बी वाई आई कैप ए जेड बी एक्स माइनस में ए एक्स बी जेड जे कैप और ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी जेड के कैप। तो इस तरीके से ये जो है ये वैल्यूज हमें आ जाएंगी। If you have studied determinants in school mathematics, you can recognize this the vector product given by equation 2.21a is similar to the expansion of 3 cross 3 determinant। तो ये बोल रहा है कि आपने जो है स्कूल में मैथमेटिक्स की कोर्स में डिटरमिनेंट्स के बारे में तो पढ़ा होगा। अब ये जो फॉर्मेट दे रखा है ये हमें जो डिटरमिनेंट होता है 3 क्रॉस 3 का उसका एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी कि एकदम सेम टू सेम वैसे ही है एक तरीके से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम डिटरमिनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2.21a इज सिंपली द एक्सपेंशन ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट गिवन बिलो। रीड द मार्जिन रिमार्क, जो है यहाँ पे मार्जिन रिमार्क दे रखा है, इसको पढ़िए किस प्रकार से ये जो है ये डिटरमिनेंट है। तो ये भी हम इस पे अभी पढ़ते हैं, पहले तो ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट में डालेंगे आई कैप सबसे ऊपर आएगा, जे कैप और के कैप ये आ जाएंगे हमारी वैल्यूज।
इसके बाद में हम आई कैप की जो यानी कि आई कैप जो होता है हमारा एक्स एक्सिस का होता है यूनिट वेक्टर, तो हम जो है दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट जो है उसके नीचे लिख देंगे। इसी तरीके से जे वेक्टर के भी ऐसे ही होगा, इसके जो है जे वेक्टर के यानी कि वाई एक्सिस के कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। के वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ भी ऐसे ही होगा कि जेड एक्सिस के जो कंपोनेंट्स है वो इसके नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जब डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है एकदम सिंपल से ऐसे ही आएगा। अब ये देख लेते हैं कि अगर आंसर आया तो ये आया कैसे। तो डिटरमिनेंट इन इक्वेशन 2.21 बी कैन बी एक्सपेंडेड एज, तो किस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं कि आई कैप और ये डिटरमिनेंट छोटा हो गया, यानी कि ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो किस तरीके से छोटा हुआ, सबसे पहले हम आई कैप को लेंगे। तो आई कैप ले लिया, तो इस रो को और इस कॉलम को दोनों को हम काट देंगे और जो बचा उसका डिटरमिनेंट कर देंगे, यानी कि इसका ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड का। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इसी तरीके से हम जब जे कैप का करेंगे तो पहले तो प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस जे कैप। इसके बाद में हम जो है रो और कॉलम को दोनों को हटाएंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, यानी कि हमें बचेगा ए एक्स बी वाई बी एक्स ए जेड बी जेड। तो वहीं पे लिखा है हमने यहाँ पे ए एक्स बी वाई सॉरी बी एक्स ए जेड बी जेड, ये लिखा है हमने। इसके बाद में हमारा आता है के कैप, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा के कैप, इसमें आ जाएगा हमारा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, जो कि हमारा बचेगा यहाँ पे रो कॉलम हटा देंगे तो वही बचेगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाई बी जेड के साथ में, ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में माइनस में ये मल्टीप्लाई होता है बी वाई ए जेड के साथ में। तो जब ये सिमिलरली इसी तरीके से यानी कि पहले तो नीचे की ओर क्रॉस और फिर ऊपर की ओर, तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये तीनों। और जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा एकदम सेम टू सेम यही आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी नाउ समराइज व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम जो है वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा तो उसको समराइज करेंगे, उसको रिकैप करेंगे। अब वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म्स, अब इसका रिकैप करते हैं। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू में बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप इज गिवन बाय। तो किस तरीके से इसको लिखा जाता है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है कि ए वाई बी जेड माइनस में बी जेड सॉरी ए जेड बी वाई आई कैप, ए जेड बी एक्स माइनस में ए एक्स बी जेड जे कैप, ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी जेड बी एक्स के कैप। या तो इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ पे इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म आती है इस तरीके से भी लिख सकते हो। इट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट के इस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि ये है यानी कि टू डायमेंशन वेक्टर्स के लिए हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर ये आ जाएगा, जो कि एकदम सिंपल है। We now give an example for physics showing how to apply equation 2.21a and b। जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी उसको किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है उसके लिए हम एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल 2.3 वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। अब ये इस पे आते हैं। डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन ड्यू टू द फोर्स इज इक्वल टू में दिस एक्टिंग एट अ पॉइंट 3 2 -1, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। तो ये कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए टॉर्क को। तो टॉर्क हमें डिटरमाइन करना है वो किसी ओरिजिन से, जो है पॉइंट इस पॉइंट पे, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट पे एक लाइन है, उस एक्सिस पे, यानी कि उस लीवर को लीवर हैंड बोल सकते हो, उस लीवर हैंड के एंड पे, यानी कि इस पॉइंट पे हमें फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स का जो है उसकी ऐसा यूनिट यानी कि यूनिट बता रखी है न्यूटन है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो बता रखी है वो भी मीटर बता रखी है। अब हमें इसका टॉर्क जो है वो फाइंड करना है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। द टॉर्क at a point due to the force F about the origin is given by tau is equal to में r cross f। तो इस तरीके से उसको दिखाया जाता है, where r is the position vector of the point। तो ये बोल रहा है कि टॉर्क जो भी होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर उसके फोर्स जो लग रहा है उसके ओरिजिन से, उसको इस प्रकार से निकाला जाता है। और यहाँ पे r जो है पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3 2 -1 इज, तो ये क्या हो जाएगा 3 मीटर आई कैप प्लस में 2 मीटर जे कैप माइनस में -1 मीटर के कैप। तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद में जब हम इसके टॉर्क को निकालेंगे तो हमें जो है इसके फोर्स और इसके पोजीशन मीटर दोनों को हमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारा हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो उसी तरीके से होगा प्लस माइनस प्लस, और उसका क्रॉस जो भी करेंगे उसका रो और कॉलम हटा देंगे और बाकी चीजें करेंगे। तो इनकी वैल्यू सबसे पहले डाल देंगे यहाँ पे, तो वैल्यूज हमारी ये आ जाएंगी। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 आई कैप -4 जे कैप एंड -14 के कैप। तो इसके बाद में हमारा आता है SAQ4। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम SAQ4 पे आते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म्स।
तो अब पहले तो हमने स्केलर प्रोडक्ट के जो है कंपोनेंट फॉर्म्स के ऊपर उसके क्वेश्चन किए थे। अब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू में दिस एंड बी इज इक्वल टू में दिस। तो ये बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर जो है जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जो प्लेन इन दोनों वेक्टर को कंटेन कर रहा है। तो हमें एक यूनिट वेक्टर ऐसा निकालना है। तो चलिए अब हम SAQ 4 के ए पार्ट के आंसर पे आते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी। तो ये बोल रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो भी होता है दो वेक्टर ए और बी का, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो प्लेन इन दोनों को कंटेन कर रहा है। Therefore, the unit vector n cap perpendicular to the plane containing any two vector a and b is this। तो कोई सा भी एन कैप के रूप में अगर उसको दिखाएंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एन कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम उसकी जो है यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा ये जो है ये क्या हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए ये करेंगे कि हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वेक्टर हमें दे रखे दोनों, उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने फॉर्मूला जो है वो हमें पता है। तो हम इसकी जो भी यानी कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट जो है उनका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देंगे। जो आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। अब हम जो है इसके जो वेक्टर है हमारे निकाल रखा है ये, इस वेक्टर को इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो है यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि आज हमारा आ जाएगा -8 आई कैप माइनस में 11 जे कैप प्लस में 10 के कैप अपॉन में रूट 285। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो चलिए अब हम SAQ 4 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर वेक्टर ए इज इक्वल टू में दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू में दिस। तो ये बोल रहा है कि हमें एक एरिया निकालना है ऑफ परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम का जिसकी एडजेसेंट साइड्स जो है वो इस तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट की गई है। तो चलिए अब हम SAQ 4 के बी पार्ट के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एडजेसेंट यानी कि एरिया निकालने के लिए बोल रहा है परपेंडिकुलर का पैरेललोग्राम का, तो कोई से भी वेक्टर हो, दो वेक्टर अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। तो एरिया में तो वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर है तो उसमें तो डायरेक्शन होती है, पर हमें तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में से यानी कि इस वेक्टर में से हम मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शन को हटा देंगे, मैग्नीट्यूड उसका निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एग्जाम्पल 1 we know that the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors vector a and vector b is वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे जो कि हम डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल लेंगे, ये आ गया हमारा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे जो कि हमारा आ जाएगा अंडर द रूट 229 यूनिट्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फार इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू रिजोल्व वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स एंड हैव रिविजिटेड एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा विद वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन कंपोनेंट फॉर्म। तो क्या बोल रहा है कि इस यूनिट में हमने जो है डिस्कस किया कि हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, और हमने रिविजिट किया जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है वेक्टर अलजेब्रा के उसके बारे में। तो वेक्टर को जो ऐसे कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं उसके कंपोनेंट फॉर्म में, ये हमने रिविजिट किया और उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उनके यानी कि अलजेब्रा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्लस माइनस, ये सारी चीजें हमने जो है यहाँ पे पढ़ ली है। For example, you have learned the addition and subtraction of the vector and the scalar and vector product of the vectors using the algebraic description। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। You will now learn about the vector functions। तो अब हम जो है वेक्टर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि इन सब चीज़ों से अलग है, वेक्टर अलजेब्रा से थोड़ा अलग है। तो इसके यहाँ पे हमारा सेक्शन 2.3 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 2.4 वेक्टर फंक्शंस जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि डिस्कशन स्टार्ट हो सके, और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडीइंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।